राधे राधे दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके मंच साहित्य के पंचरत्न में। तो आप लोग फर्स्ट यूनिट हिंदी नेट जेआरएफ के यूनिट फर्स्ट में लगी हुई भाषा विज्ञान वाला पोर्शन में हम लोग वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा का अध्ययन कर चुके हैं और आज का हमारा विषय है अपभ्रंश, जिसके अन्य नाम है परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश या मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सामान्य तौर पर मध्य भारतीय आर्य भाषा का उत्तर काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश की अंतिम सीमा अवहट भाषा है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग छठी सदी से होने लगता है। जैसे संस्कृत के साहित्यिक रूप में व्याकरणबद्ध कर देने पर जनभाषा ने प्राकृत का रूप धारण किया, वैसे ही प्राकृत को साहित्यिक रूप में नियमबद्ध कर देने पर जनभाषा ने अपभ्रंश का रूप धारण किया। जैसे क्या होता है, जब तक जनभाषा रहती है और व्याकरण की से मुक्त रहती है तब तक तो वो जनभाषा रहती है, पर जैसे ही वो व्याकरण के नियमों में बद्ध हो जाती है जनभाषा उसको त्यागने लगती है। तो वैसे ही अपभ्रंश में जैसे ही प्राकृत ने व्याकरण के नियमों में बद्ध होने लगा तो जनभाषा ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करने लगे। अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र में मिलते जुलते विभष्ट शब्द का प्रयोग मिलता है। अब अपभ्रंश की समय अवधि भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दिए हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं अपभ्रंश की समय। छठी सदी में आचार्य भामा ने संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश का प्रयोग करते हुए इसे काव्योपयोगी बताया। छठी सदी में वल्लभ नरेश धारसेन द्वितीय के एक ताम्रलेख में इसका प्रयोग मिलता है। अब अपभ्रंश के भेद हम लोग देखते हैं। चलिए, अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के अन्य अन्य भेद माने हैं, तो चलिए जिनका मोस्ट है वो आपके सामने है। रुद्रट आचार्य रुद्रट के काव्य अलंकार के टीकाकार हैं नमी साधु। इन्होंने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं। वो 3 भेद हैं उपनागर, ग्राम्य और आभीर। डॉक्टर याकोबी या जकोबी के अनुसार अपभ्रंश के 4 भेद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। नामवर आधुनिक आलोचक है नामवर सिंह, उनके अनुसार अपभ्रंश के 2 भेद हैं, पूर्वी और पश्चिमी। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के 6 भेद हैं, शौरसैनी, पैसाची, ब्राचर, खश, महाराष्ट्र, अर्धमागधी। शौरसैनी, देखिए इसको शौरसैनी को थोड़ा डिटेल में समझते हुए चलते हैं। शौरसैनी मतलब पश्चिमी हिंदी। इस अपभ्रंश के नागर रूप से राजस्थानी और गुजराती का विस्तार हुआ है। पैसाची है, पैसाची से लहंदा, ठीक है, खाचर से सिंधी। पैसाची से लहंदा और पंजाबी दोनों का विकास हुआ है। खाचर से सिंधी का ब्राचर होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ब्राचर से सिंधी और खश से पहाड़ी का, महाराष्ट्री से मराठी का और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, जिसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। देखिए ये सर्वमत नहीं है, ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। अगले में चलते हैं। क्षेत्रीय रूप से अपभ्रंश के 6 भेद हैं, शौरसैनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी,
मागधी, ब्राच्य और पैसाची। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ठीक है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। महाभाष्य पतंजलि ने। बाणभट्ट और आचार्य हेमचंद ने इसे ग्राम भाषा कहा है, अपभ्रंश को। आचार्य दंडी ने इसे आभीर आदि की भाषा कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे प्राकृत का ही परवर्ती रूप कहा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय आर्य भाषा के विकास की ही एक कड़ी कहा है। अपभ्रंश के अन्य नाम हैं अवहट, अभिरुक्ति, दोहा, दूहा, ग्राम भाषा, आभीरी आदि। अब कुछ अपभ्रंश की रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। अपभ्रंश की रचना है पौंचर्यु स्वयंभू, महापुराण पुष्पदंत, जसहरचर्यु पुष्पदंत, कीर्तिलता विद्यापति, संदेश राशक अब्दुल रहमान, पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह, परमात्म प्रकाश, योगसार दोनों ही जो इंदु की रचना है, भविष्यत कहा धनपाल और शब्दानुशासन हेमचंद आदि अन्य भी ग्रंथ हैं, पर सबका जिक्र यहाँ नहीं हो सकता था। हिंदी काव्य धारा, देखिए जो हिंदी काव्य धारा है जिसे पंडित राहुल संकृत्यायन ने संपादित कराया था, अपभ्रंश काव्यों का ही संग्रह है। अपभ्रंश हिंदी के साथ वियोगात्मक भाषा। देखिए अपभ्रंश और हिंदी दोनों ही वियोगात्मक भाषा। वियोगात्मक का अर्थ होता है कि इसके साथ अन्य भाषाएं का भी मेल हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि राम जाता है तो यही लिखा जाता है। हिंदी और अपभ्रंश में राम गच्छति भी लिखा जाता है। जैसे हिंदी के साथ संस्कृत को भी मेल दिया, राम गोज, मतलब कई अन्य भाषाओं का मिलान होता है हिंदी और अपभ्रंश में। ठीक है, अपनी ही भाषा के साथ ये नहीं चलती, अन्य भाषाओं को भी लेकर चलती है। वैदिक संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलाघात स्वर हो गए अपभ्रंश में। ठीक है, श और श का प्रायः लोप हो गया। कारको मतलब तालव्य श और मूर्धन्य श का लोप हो गया और इसके स्थान पर केवल दंत सा का प्रयोग होने लगा। कारकों के रूप संस्कृत के 24 के स्थान पर केवल 6 रह गए। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट कहा है। आगे देखते हैं। अब देखिए अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, जिसे प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं की ही योजक कड़ी रही है। इसे संधिकालीन भाषा भी कह सकते हैं। इसे देसी भाषा भी कहा गया है। देखिए इसे जो वन लाइनर है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि नोट में वन लाइनर प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अनेक विद्वान अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। अब वो विद्वान कौन कौन हैं जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं? मिश्र बंधु कहते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल कहते हैं तथा राहुल संकृत्यायन ने अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी माना है। ठीक है, गुलेरी जी का विचार है, कविता की भाषा प्रायः सब जगह एक सी ही थी। जैसे नानक से लेकर दक्षिण के हरिदासों तक की कविता की भाषा ब्रजभाषा कहलाती है, वैसे अपभ्रंश को भी पुरानी हिंदी कहना अनुचित नहीं, चाहे कवि के देश काल के अनुसार उसमें कुछ रचना प्रादेशिक हो। प्रादेशिक मतलब अगर कोई कवि दक्षिण भारत का हो तो वो वहाँ की होगी, पर वो कहलाएगी हिंदी ही। ठीक है, और उत्तर भारत का हो तो भी हिंदी ही कहलाएगी गुलेरी जी के अनुसार। देखिए आगे देखते हैं। सौर सैनी ने विकसित पश्चिमी अपभ्रंश ही साहित्यिक दृष्टि भारत के विस्तृत भूभाग में फैली हुई थी। हिंदी ने ही पश्चिमी अपभ्रंश का स्थान ग्रहण किया। देखिए ध्यान से देखते जाइए, जो हिंदी थी जिसको अन्य विद्वान हिंदी कहते हैं, पुरानी हिंदी कहते हैं, कोई अपभ्रंश कहता है, कोई अवहट कहता है, उसी ने पश्चिमी अपभ्रंश का स्थान ग्रहण किया। परंतु जिस प्रकार हम पाली शौरसैनी को मध्य देशी संस्कृत नहीं कह सकते अथवा अपभ्रंश को पाली और शौरसैनी नहीं कह सकते,
उसी प्रकार हिंदी को अपभ्रंश भी नहीं कह सकते। देखिए विद्वानों ने तो उनकी कुछ सिमिलैरिटी समानता के कारण उन्होंने कह दिया, पर अगर पूरा पूरा एकदम स्पष्ट कहा गया तो हर चीज़ का अपना एक नाम है। अपभ्रंश मतलब जो जन भाषा में जिसमें व्याकरण के नियमबद्ध ना हो वो है अपभ्रंश। पर हिंदी हिंदी आ गई, अगर हिंदी का तात्पर्य है तो वो सब तरीके से व्याकरण के नियमों से बद्ध है। आगे देखते हैं। अपभ्रंश उस भाषा का नाम है जो सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का संक्रांतिकालीन रूप है। संक्रांतिकालीन मतलब देखिए, अगर हम अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा कहें या गिरी हुई भाषा कहें तो वो एक उसका अर्थ स्पष्ट होता है, परंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बेस हमारा अपभ्रंश ही है। रामचंद्र शुक्ल प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ शुरू होता है तो सर्वप्रथम यही सी पंक्ति से हमारा सामना होता है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्णरत्नाकर में किया है। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर के अपने ग्रंथ वर्णरत्नाकर में सर्वप्रथम अवहट का प्रयोग किया है। अवहट की कुछ रचनाएं हैं: संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर, कीर्तिलता, पृथ्वीराज राशो, प्राकृत पेंगलम आदि। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। देखिए पेपर आप लोग के नज़दीक हैं, इसलिए हर यूनिट पर अपनी कमांड कीजिए, और सेकेंड यूनिट के लिए जो लाइव क्लासेस चल रही हैं और प्रश्नोत्तरी हो रही है उसको अटेंड करना मत भूलिए। वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। जहां आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ और मेहनत करने की आवश्यकता है या और ज़रूरत है, वहाँ आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो जैसे भी लगे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ कि हाँ इस वीडियो में कुछ और ऐड करना चाहिए, ये पूर्ण नहीं है, या इसमें ये गलती है। तो देखिए मानव है, इंसानी गलती हो सकती है, मानवीय गलतियाँ, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल सही ही हैं, पर आप लोगों से राय, आपके सुझाव की आवश्यकता है। और काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, ये सब की नोट्स बनाते चलो, और क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने नोट्स तो पढ़े पर उसी के हाथ प्रैक्टिस सेट करते जाएं, ताकि आप लोगों को बाद में रिवीजन का टाइम नहीं भी मिला तो भी अफसोस नहीं रह जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से आप लोग अपने डाउट क्लियर करते चले। जहाँ डाउट है, जिस प्रश्न में डाउट है, आप हमारे मंच से जुड़कर उस क्वेश्चन को हम लोग के सामने रख सकते हैं। जिसको जिससे समर्थ होगी उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो राधे राधे दोस्तों।